Hello one and all, welcome back to my channel Exam Snap by Arish KZ. First, do subscribe my channel if you like my videos and suggest me the topics and subjects which you find in difficulties. I will help you out in this. So let's start without wasting our time. World War One. Today's topic is World War One. आज हम वर्ल्ड वॉर वन के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, क्या कॉजेज़ रहे जिसकी वजह से इतनी बड़ी जंग हो गई, इतने बिल्कुल यूरोप का नक्शा बदल गया, क्या हुआ था ऐसा, किस तरह से वॉर स्टार्ट हुई थी और किस तरह से वॉर एंड हुई। वर्ल्ड वॉर वन को हम ग्रेट वॉर के नाम से भी जानते हैं और ग्लोबल वॉर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये नाम जब दिए गए थे जब तक वर्ल्ड वॉर टू नहीं हुई थी, क्योंकि उस टाइम तक ऐसा लगता था कि इससे बड़ी कोई जंग अजीम हो ही नहीं सकती, इससे बड़ी कोई वॉर हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब इतनी बड़ी वॉर हो चुकी है तो आगे कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी बड़ी वॉर कभी होगी, तो इसलिए उसको ग्रेट वॉर और ग्लोबल वॉर के नाम से नाम दिया गया। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर टू हुई तो उसके बाद इसको वर्ल्ड वॉर वन ही का नाम दिया गया। इसको याद करने के लिए इसके मेन कॉजेज़ हमने एक छोटी सी एक टर्म बनाई है, मैनिया। एम इज़ फॉर मिलिट्री एंड आर्म्स रेस, जो कि एक बड़ा कॉज थे बिहाइंड वर्ल्ड वॉर वन। अलायंसेस, ए इज़ फॉर अलायंसेस, एन इज़ फॉर नेशनलिज्म, इम्पीरियलिज्म एंड एफ इज़ फॉर एसेसिनेशन। तो होता ये है, इमीडिएट कॉजेज़ क्या थे वॉर के, जो जहाँ से फ़ौरन वॉर स्टार्ट हो गई। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रिया और सर्बिया जो थे वो काफ़ी लंबे अरसे से एक दूसरे के दुश्मन थे, इनकी काफ़ी अरसे से एक दुश्मनी चली आ रही थी, जिसे हम कोल्ड वॉर कह सकते हैं। कभी उनकी आपस में कन्फ्रंटेशन इस तरह से नहीं हुई, लेकिन उनकी दुश्मनी चल रही थी। लेकिन क्या होता है, 28 जून 1914 को सराजीवो, जो कि बोस्निया का एक कैपिटल है, वहाँ पे एक सर्बियन एक्सट्रीमिस्ट सिटीज़न आता है और वो ऑस्ट्रिया के प्रिंस आर्चडुक फर्डिनेंड को कत्ल कर देता है, मार देता है, एसेसिनेट कर देता है, जिसकी वजह से फ़ौरन ये कॉजेज़ स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से यही एक इमीडिएट कॉज था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन एक्चुअली स्टार्ट हुई थी। फिर होता क्या है, जिसकी वजह से जब सर्बियन सिटीज़न ऑस्ट्रिया के प्रिंस को एसेसिनेट करता है तो ऑस्ट्रिया इसकी वजह से और ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है सर्बिया पे, और सर्बिया पे कुछ ऐसी डिमांड्स इम्पोज कर देता है जो उनके लिए अनएक्सेप्टेबल होती हैं, जिनको वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उन्हें पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह से कुछ डिमांड्स रखी कि सर्बिया उस चीज़ को कंप्लीट ना कर पाए, और उनको टाइम दिया 48 आवर्स का कि अगर 48 आवर्स में ये डिमांड्स कंप्लीट नहीं हुई तो दे विल डिक्लेयर वॉर। तो क्या होता है, उस टाइम क्या था कि रशिया जो है सर्बिया को मिलिट्री सपोर्ट कर रहा था। उस टाइम रशिया मिलिट्री सपोर्ट करता था सर्बिया को, तो इसी बिहाफ पे सर्बिया ने उस डिमांड से डिनाई करके ऑस्ट्रिया से दुश्मनी मोल ले ली, और यही डिनाइल जो था उनका, इन्होंने जो डिमांड्स पूरी करने से डिनाई करा, इसकी वजह से ऑस्ट्रिया ने डिक्लेयर की वॉर अगेंस्ट सर्बिया। 28 जून 1914 को ये वॉर डिक्लेयर हुई। उसके बाद रशिया और फ्रांस किस तरह से जंग में आए, किस तरह से वर्ल्ड वॉर वन में एंट्री होती है। रशिया ने सोचा कि अगर ऑस्ट्रिया ये जंग जीत गया तो उसकी बाल्कन रीजन में ज़्यादा पावर हो जाएगी, ज़्यादा इम्पोजिशन हो जाएगी, और वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएंगे। इसी वजह से रशिया ने क्या किया, रशिया भी इस वॉर में इन्वॉल्व हुआ और उसने सपोर्ट किया सर्बिया को। वहीं ये देखते हुए जर्मनी चाहता था कि रशिया पीछे हट जाए, तो जर्मनी ने वार्न किया रशिया को कि वो अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री को लेके पीछे हट जाए 12 आवर्स के अंदर अंदर, जिसे रशिया ने इग्नोर किया और आगे बढ़ गया वॉर में। तो जर्मनी ने वॉर डिक्लेयर की अगेंस्ट रशिया। वहीं फ्रांस भी डिसाइड किया, फ्रांस ने, कि वो सपोर्ट करेगा रशिया को, तो जर्मनी ने फ्रांस के अगेंस्ट भी वॉर डिक्लेयर कर दी।
फिर वहीं हम देखते हैं कि इटली की किस तरह से एंट्री हुई। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली जो है एक तरह से अलायंसेस थे, बहुत अच्छे इनके रिलेशंस थे, अलाइड नेशंस थे ये 3 कंट्रीज़ आपस में। सो इटली ने सोचा कि वो अगर जर्मनी को सपोर्ट करेगा तो इनके अलाइंसेस थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जर्मनी को एक तरह से ट्रस्ट था कि इटली और ऑस्ट्रिया के साथ तो जर्मनी ऑलरेडी था, उसको ये भी था कि इटली भी जर्मनी को ही सपोर्ट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1915 में क्या होता है कि इटली एंटर होता है वॉर में, लेकिन जर्मनी के सपोर्ट में नहीं, जर्मनी के अगेंस्ट, और अटैक करता है स्ट्रांगली जर्मनी फ्रांस के ऊपर बेल्जियम में। इसी के रिज़ल्ट में कि जर्मनी को जब इटली सपोर्ट नहीं करता तो वो उस पर अटैक कर देता है, बेल्जियम एंड फ्रांस में। अब देखते हैं इंग्लैंड की एंट्री किस तरह से हुई वॉर में। इसी पीरियड में इंग्लैंड एक तरह से न्यूट्रल था, वो न्यूट्रल थिंकिंग रखता था, लेकिन जब तक ये फ्रांस के ऊपर जर्मनी ने अटैक नहीं किया था। इसी चीज़ की एग्रेसिवनेस में इंग्लैंड को जर्मनी ने फोर्स कर दिया कि वो भी जर्मनी के अगेंस्ट हो जाए। तो इस तरह से इंग्लैंड भी वॉर के अंदर एंटर हुआ। अगेंस्ट इंग्लैंड जर्मनी ने सबमरीन वॉर स्ट्रेटजी यूज़ की। तो उन लोगों ने क्या किया कि सबमरीन के थ्रू वॉर स्टार्ट की अगेंस्ट इंग्लैंड। इंग्लैंड की एक लुसिटानिया शिप थी, जिसके थ्रू बहुत से अमेरिकन्स और बहुत से कंट्रीज़ जो थे वो आपस में क्या कहते हैं शिपमेंट वगैरह किया करते थे, उनका ट्रेड वगैरह हुआ करता था। तो उन्होंने क्या किया, जर्मन ने उनकी इसी शिप को, इसी सबमरीन को इन लोगों ने अटैक कर दिया इसके ऊपर, जिसके रिज़ल्ट में अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेरिकन्स भी लुसिटानिया सबमरीन यूज़ किया करते थे इंग्लैंड की, और जो है क्या कहते हैं अपने ट्रेड के लिए और अपने दूसरे जो है ना क्या कहते हैं बिजनेसेस के लिए। तो उस टाइम क्या हुआ कि जब जर्मनी ने लुसिटानिया शिप के ऊपर अटैक किया तो उसमें काफ़ी अमेरिकन्स भी मर गए, जिसके रिज़ल्ट में अमेरिका भी वॉर के अंदर एंटर हो गया और अमेरिका ने भी जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। अब क्या होता है कि अमेरिका जो है वार्न करता है जर्मनी को कि वो रुक जाए, कि वो बाज आ जाए, अपनी सबमरीन्स को वहीं लिमिट कर दे, वहीं स्टॉप कर दे यूज़ ऑफ सबमरीन। लेकिन जर्मनी क्या करता है, वो इग्नोर करता है, उसकी वार्निंग को नहीं सुनता और इसी तरह से कंटिन्यू सबमरीन अटैक्स रखता है, जिसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका भी वॉर डिक्लेयर करता है अगेंस्ट जर्मनी। अब क्या होता है कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ग्रुप ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस बिकेम स्ट्रॉन्ग। अब क्या होता है कि जहां ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी लड़ रहा था, वहीं सर्बिया के साथ रशिया, फ्रांस, इटली, अमेरिका, इंग्लैंड सारी स्ट्रॉन्ग पावर्स हो गई थी, जिसकी वजह से जर्मनी को पीछे हटना पड़ा। जब जर्मनी ने देखा कि सारी स्ट्रॉन्ग पावर्स सब एक साथ मिल गए हैं, तो उसे जो है अपनी हार के चांसेस दिखने लगे। उसे लगने लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो जर्मनी को पीछे हटना पड़ा। अब क्या होता है कि सरेंडर ऑफ रशिया सरेंडर क्यों करता है, क्योंकि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन चल रहा होता है उस टाइम पे। तो जैसे कि आपको पता है इलेक्शंस होते हैं या कोई रेवोल्यूशंस जो होते हैं तो गवर्नमेंट वॉर्स या ऐसी चीज़ों को अवॉइड करती है। तो उन लोगों ने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ बोल्शेविक गवर्नमेंट चल रही थी उस टाइम पे, एक बोल्शेविक गवर्नमेंट रूल करने के लिए तैयार हो रही थी। तो उन लोगों ने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया और वॉर से निकल गए। अब क्या होता है, जर्मनी भी सरेंडर कर देता है जब जर्मनी को लगता है कि अब कोई चारा नहीं है, अब सारी ताकतें सर्बिया की तरफ चली गई, यानी दूसरे ब्लॉक की तरफ चली गई हैं, ये लोग वीक हो गए हैं। तो इसने भी फाइनली डिफीट को एक्सेप्ट किया और जर्मनी ने भी सरेंडर कर दिया। और उस टाइम पे जर्मनी में जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई और उन लोगों ने एक न्यू गवर्नमेंट ने जो है डिफीट को एक्सेप्ट करके जो है आगे बढ़े ऑन द बेसिस ऑफ वुड्रो विल्सन्स 14 पॉइंट्स। जो वुड्रो विल्सन ने अपने 14 पॉइंट्स दिए, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था उसने अपने कोई 14 पॉइंट्स दिए थे, उसकी बेसिस पे इन लोगों ने
डिफ़ीट को एक्सेप्ट किया और पीछे हट गए। यहीं जर्मनी जहाँ सरेंडर जर्मनी ने किया, तो इसका मतलब कोई वॉर ही नहीं बनती, आगे कोई जंग नहीं होती, फिर आगे कोई कन्फ्रंटेशन करने वाला था ही नहीं। जब सारी कंट्रीज़ ने डिफ़ीट को एक्सेप्ट कर लिया विद जर्मनी, तो उसके बाद कोई वजह ही नहीं रही आगे वॉर आगे तक चलने की। तो यहीं पे एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन हो जाता है। 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हो जाती है, जहाँ जर्मनी ने अपनी डिफ़ीट को एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज़ द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक